हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है ये। चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। हमें पता है कि एयर जो है उसे हम एक्सेल और इनहेल तो करते हैं, बट हम उसे फील नहीं कर सकते जब तक कि वो मोशन में ना हो। और जब एयर मोशन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो सराउंडेड है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? एयर होता है। एयर क्या होता है? ये न्यूमरस गैसेस का क्या होता है? मिक्सचर होता है। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कौन से गैस का क्या प्रोपोर्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ह्यूज पाइल ऑफ एयर के बॉटम में रहते हैं। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर इसमें इतने अलग अलग प्रोपोर्शन के गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, तो ऑब्वियसली उनका कुछ मास होगा और वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेकिन हमें वो कभी फील नहीं होता या उस प्रेशर से हम क्रश नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अंदर जो एयर होता है हमारे लंग्स में, स्टमक में, तो वो अंदर से भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है जितना प्रेशर बाहर से एयर हमारे ऊपर एक्सर्ट करता है। इसलिए वो प्रेशर हमें फील नहीं होता या उस प्रेशर से हम क्रश नहीं होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि हमें पता है कि अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट अपनी सारी एनर्जी सन से रिसीव करता है। ठीक है। लेकिन जो एनर्जी सन से आती है, क्या अर्थ वो सारी एनर्जी रिसीव कर पाता है? और अगर कर लेता है तो क्या वो सारी एनर्जी अपने पास रखता है? तो आंसर है नहीं। क्यों? ये अब हम देखते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि ये अर्थ है। ठीक है। हमें पता है कि अर्थ का शेप क्या है, जो जियोवाइट शेप है, जो स्फेयर को रिजेंबल करता है, लेकिन इरेग्युलर है, बिल्कुल स्फेयर की तरह नहीं होता। और हम मान लेते हैं कि ये इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर के लेयर से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जैसे कि ये क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, अलग अलग डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है। यहाँ क्या है? सन है, मान लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है। अब सन से रेज आ रही है तो क्या होती है कि बहुत सारी रेज तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। और जब सन से रेज आती हैं तो स्पेस में और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कुछ रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, या वो उसे उन्हें रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। जब रेज इस आउटर मोस्ट लेयर पे पहुंचती है ना, ठीक है, तो ये कितनी क्वांटिटी ये इसका अमाउंट क्या होता है? ये होता है 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है। अब यहाँ से जब रेस ट्रेवल करती है तो क्या होता है कि ये जो लेयर्स हैं ये कुछ रेस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? एक ओजोन लेयर होता है, ओजोन, O3। ये क्या करता है? ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे अर्थ तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है। वैसे ही हमने क्या पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होते हैं? क्लाउड्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। ये भी क्या करते हैं? ये भी कुछ जो रेज आते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, यहाँ से जो अमाउंट चला वो जब तक अर्थ तक पहुँचता है तो उसका बहुत ही लेस क्वांटिटी बचता है, और जिसे अर्थ रिसीव कर पाता है एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। अब अर्थ ने इसे रिसीव तो कर लिया, लेकिन क्या अर्थ इसे बचा के रख पाता है? नहीं। अर्थ भी क्या करता है? रेडिएट बैक करता है हीट को स्पेस में। ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि अर्थ ना तो बहुत ज़्यादा हॉट है और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है। और ये एक बैलेंस बना के रखता है जिसकी वजह से ये लाइफ को सपोर्ट कर पाता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। ये जो सन से जो रेज आती है ना, जो रेज आती हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और उसे शॉर्ट में इंसोलेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो आगे से मैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन बोलूँगी, ये बात आपको याद रखना है। जो रेज अर्थ की तरफ आती हैं
और जो अर्थ का जो सरफेस होता है, जो रेज जो एनर्जी को रिसीव करता है, वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है शॉर्ट वेवलेंथ। ठीक है, वो शॉर्ट वेवलेंथ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें पता है अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के अराउंड, वो क्या है? एक इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ कैसा है? ऐसा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे सन है और अर्थ कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। मतलब जब वहाँ पे, जब यहाँ है और जब यहाँ है, तो क्या होता है? ये नियरेस्ट है सन से और ये क्या है? फारदेस्ट है सन से। जब अर्थ सन से दूर होता है, फारदेस्ट होता है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 152 मिलियन। और जब ये नियरेस्ट होता है तो कितना होता है? 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, जो पोजीशन होती है अर्थ की, जब सन से वो फारदेस्ट पे होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एपीहीलियन कहते हैं। ठीक है, और जब ये पास होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? पेरीहीलियन कहते हैं। पेरीहीलियन। ठीक है, ये पास कब होता है? ये पास होता है 3 जनवरी को, और दूर कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है, दूर कब होता है? ये 4 जुलाई को होता है, और ये पास होता है 3 जनवरी को। अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली जब पास होगा तो ज़्यादा इंसोलेशन होगा, और जब दूर होगा तो इंसोलेशन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट हमें पता चलना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पता नहीं चलता है, क्योंकि और भी वेरियस फैक्टर्स हैं जो इंसोलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड से होते हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, विंड के वेरिएशंस एंड ऑल, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ये नाम एपीहीलियन और पेरीहीलियन, क्योंकि कई बार ये ना एग्जाम्स में क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, एक फ़नी सा ट्रिक है जो मतलब मैंने खुद अप्लाई किया था याद करने के लिए। मैं क्या करती थी कि मुझे ना बहुत कन्फ्यूज़न होता था ये एपीहीलियन और ये पेरीहीलियन याद रखने में। तो मैंने क्या डेवलप किया कि ए से एपीहीलियन और ए से अवे, मतलब दूर। ठीक है, तो दूर है, अवे है, तो ये एपीहीलियन है। पी से पेरीहीलियन एंड पी से पास। ठीक है, तो पी से पेरीहीलियन, पी से पास, मतलब पेरीहीलियन पे जब है तब वो पास है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब सन से ये जो मतलब अर्थ जब अपने ऑर्बिट पे होता है और जब सन के पास होता है, तो वो डेट सबसे पास वाला जो दिन होता है वो क्या होता है? 3 जनवरी होता है। डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर एंड द पोजीशन इज कॉल्ड एज पेरीहीलियन। जब अवे होता है तो क्या होता है? ये होता है 4 जुलाई को, और डिस्टेंस 152 मिलियन किलोमीटर एंड द पोजीशन इज कॉल्ड एज एपीहीलियन। समझ में आ गया? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबिलिटी ऑफ इंसोलेशन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंसोलेशन जो है वो अर्थ के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग क्वांटिटी में होता है। तो इसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट होता है इंसोलेशन पे, वो हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर क्या है? द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सेकेंड इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सन्स रेज। थर्ड इज द लेंथ ऑफ द डे, एंड द फोर्थ इज द ट्रांसपेरेंसी of the atmosphere, and fifth the configuration of land in terms of its aspect। ठीक है, क्या होता है ये सब, इसका मीनिंग हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है ना कि हमें देखना पड़ेगा कि अर्थ का टिल्ट क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं पहले आपको समझा देती हूँ। ये देखिए, ये क्या है? ये हमारा है अर्थ। ठीक है, अब हमें तो लगता है कि अर्थ अगर जैसे
अर्थ है तो उसके बिल्कुल सेंटर से जो लाइन जा रही है वो इक्वेटर होगा, उसके 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ऐसा है। लेकिन अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे क्या है, टिल्टेड है, इसे टिल्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे। अब क्या होता है कि जो ये इक्वेटर है, सन की रेज यहाँ पड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए वो तो मैं आपको इसके बाद वाला डायग्राम दिखा दूँ, पहले आप ये बस देख लो, ठीक है, कि इसके सेंटर पे क्या होता है, इक्वेटर होता है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और 23.5 डिग्री साउथ पे क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। ये आप जो फिगर इसको आप अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, इससे आगे मैं इसको और डिटेल में सेकेंड फिगर में समझाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। ये सन है और ये अर्थ का पोजीशन है अलग अलग टाइम पे, ठीक है। हम पहले इस पोजीशन को देखते हैं। ये क्या है, ये विंटर सॉलिस्टिस है। विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है, हम देख रहे हैं कि सन की रेज ऐसे जा रही है और ये हाफ पोर्शन जो है इसमें सन की रेज जा रही है, और ये हाफ पोर्शन जो है यहाँ पे सन की रेज नहीं पहुँच पा रही है। तो ये जो हाफ पोर्शन है यहाँ पे रात होगा, और जो जिस पोर्शन में लाइट जा रही है ये क्या होगा, ये सुबह होगी, ठीक है, दिन होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में क्या है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये फिगर थोड़ा सा मिसलीडिंग है, इतने अच्छे से नहीं है, मैं आपको फिर भी समझा देती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ना, कि विंटर सॉलिस्टिस के टाइम पे क्या होता है, जो इक्वेटर है ये टिल्ट की वजह से क्या होता है कि इक्वेटर की जगह जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो वर्चुअल इक्वेटर की तरफ प्ले करता है, क्योंकि जो सन का डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर पे ना पड़ के वो कहाँ पे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो साउथ पोल है वहाँ पे पूरा ब्राइट है, यहाँ पे 24 आवर्स ब्राइटनेस है, ठीक है, इंसोलेशन 24 आवर्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। और जो नॉर्थ पोल हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 24 आवर्स यहाँ पे क्या है, इंसोलेशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, ठंड होगी। तो जब विंटर सॉलिस्टिस होता है ना, तो क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर्दियाँ होती है उस टाइम पे, और जो सदर्न हेमिस्फेयर होता है यहाँ पे गर्मी होती है। विंटर सॉलिस्टिस कब होता है, ये 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो है वो गर्मी के मौसम में मनाया जाता है, क्योंकि दिसंबर में वहाँ क्या होती है, गर्मी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एंगल ऑफ जो अर्थ का जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे, इस टिल्ट, ये जो टिल्टेड एक्सिस है इसका, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है इंसोलेशन का, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा हो गया। अब जब यहाँ से मूविंग फॉरवर्ड जब किस मार्च आता है तो ये इक्विनॉक्स होता है। इसमें क्या होता है, पूरे होल अर्थ पे सनरेज इक्वल अमाउंट में पड़ रहा है, पूरे दिन में भी और पूरे रात, और जो इससे जो बैक वाला साइड होगा वहाँ नहीं पड़ रहा होगा। तो क्या हो रहा है कि होल वर्ल्ड का जो दिन और रात है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। और इसे क्या, ये 21 मार्च को होता है और इसे इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आता है समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस में हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न पोल पे सन रेज पूरी पहुँच रही है 24 आवर्स, तो यहाँ पे क्या होगी, गर्मी होगी। बट सदर्न पोल पूरा अंधेरे में है 24 आवर्स तक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विंटर, ठंडी होगी, विंटर होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वेटर की जगह पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एक वर्चुअल इक्वेटर के रूप में मतलब का रोल प्ले करता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती हैं, इक्वेटर पे नहीं। और उसी की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कहाँ है, सनरेज के अंदर है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डार्कनेस में। इसलिए इस टाइम पे क्या होता है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती है और दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। बट सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं, इसलिए दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, ठीक है। ये कब होता है, 21 जून को होता है। इसको समर सॉलिस्टिस कहते हैं। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ते हैं, अर्थ आगे अपने रिवॉल्यूशन करके जब आगे बढ़ती है और इस पोजीशन पे पहुंचती है जो है 23 सितंबर, फिर यहाँ पे क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। अगेन दिन और रात बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो टिल्ट है अर्थ का, इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और इंसोलेशन पे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ये टिल्ट ना होता, अर्थ अगर सीधी होती, तो इंसोलेशन पे इतना इम्पैक्ट नहीं, तो हमेशा क्या होता है कि दिन और रात इक्वल हो सकती थी, ठीक है।
तो ये इसकी वजह से ही जो है जो अर्थ का रोटेशन है जो कि 24 आवर्स का होता है, उसकी वजह से दिन और रात होती है, जो इम्पैक्ट करता है सन के इंसोलेशन पे। और जो रिवॉल्यूशन है वो भी इम्पैक्ट करता है इंसोलेशन पे। और रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 365.25 डेज लगते हैं, ठीक है। और इससे भी जो है इंसोलेशन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था कि द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जो कि एक फैक्टर है जो इंसोलेशन को इम्पैक्ट करता है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यही है, इस टिल्ट की वजह से। और ये जो रोटेशन होता है इसकी एक्सिस पे, उससे कैसे दिन और रात चेंजेस होते हैं, और सीजन भी रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन कैसे चेंज होता है, और कैसे इंसोलेशन के क्वांटिटी में इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सब ये जो कॉन्सेप्ट है ये और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या, सेकेंड फैक्टर क्या था? द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ सन्स रेज। इससे कैसे इम्पैक्ट होता है ये अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये सन है, सन से रेज आ रही है, इंसोलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये इक्वेटर है, ठीक है, ये ट्रॉपिक्स हैं, ये ऐसे ऐसे लैटिट्यूड्स आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और इधर पोल्स हैं, आगे जाके पोल है, ठीक है, मान लेते हैं। अब जब इंसोलेशन इक्वेटर पे हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? वर्टिकली आ रहा है, ये सन रेज क्या आ रहे हैं? वर्टिकली आ रहे हैं। तो ये इसको इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे इंसोलेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। बट जैसे जैसे हम इक्वेटर से आगे बढ़ते हैं हायर लैटिट्यूड्स की तरफ, तो क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं स्लैंटिंग होता जा रहा है रेज, ठीक है, स्लैंटिंग हो रहा है रेज। स्लैंटिंग होने की वजह से क्या हो रहा है? डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है इसको एटमॉस्फेयर का। डिस्टेंस ज़्यादा एटमॉस्फेयर का कवर करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होंगे, स्कैटरिंग होगी, ये सारे फिनोमेनाज होंगे, ओजोन लेयर है, सब कुछ है। तो ये क्या हो रहा है? ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे, और जो सन रेज पहुँचेगी अर्थ तक वो क्या होंगे? कम होंगी, ठीक है। लेकिन जो रेज यहाँ पे जो पहुँचेगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से आगे लैटिट्यूड्स में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इंसोलेशन क्या होता है? कम होता चला जाता है। और यही है द एंगल ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ सन्स रेज, जो इम्पैक्ट करता है इंसोलेशन के इंटेंसिटी को, ठीक है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है? द लेंथ ऑफ द डे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर डे, जैसे हमने देखा था कि समर सॉलिस्टिस में क्या होता है, दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती हैं। दिन बड़ा होगा अगर ज़्यादा टाइम मिलेगी, सॉरी वो मेरा एंटीवायरस को ओपन अपडेट होने लगा था, ठीक है। तो जो दिन अगर बड़ा होगा, ठीक है, तो सन का प्रेजेंस लंबे टाइम तक होगा, तो ऑब्वियसली इंसोलेशन का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इंसोलेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर रात बड़ी होगी जैसे विंटर सॉलिस्टिस में होता है, तो क्या होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस में क्या होता है? रात बड़ी होती है। तो रात बड़ी होगी तो अंधेरे का टाइम जो है, मतलब सन की प्रेजेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसोलेशन कम हो जाता है। इसलिए जो लेंथ ऑफ द डे होता है वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है इंसोलेशन की इंटेंसिटी में, ठीक है। थर्ड क्या है? द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये सन रेज को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे इंसोलेशन कम होगा, क्योंकि जो क्लाउड्स है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। हम देखते हैं जब दिन क्लाउडी होता है तो सन की रेज नहीं पहुँच पाती है। इक्वेटर पे क्या होता है ना कि वैसे इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा इंसोलेशन होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वर्टिकल रेज होते हैं, लेकिन इक्वेटर से ज़्यादा ट्रॉपिक्स पे इंसोलेशन होते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे क्लाउड की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा होती है, और क्लाउड की प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे इंसोलेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ ट्रॉपिक्स, ठीक है। और आगे क्या है?
द कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ इट्स एस्पेक्ट। ठीक है, क्या होता है कि हमें पता है कि जो लैंड होता है ना वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज़ क्या होते हैं, वो धीरे धीरे गर्म होते हैं और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे लैंड पैक्ड एरियाज होंगे ना वो ज़्यादा गर्म होंगे, लेकिन अगर आसपास सी है, ठीक है, या वाटर बॉडी है, तो वहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली डिप होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, एयर डस्ट पार्टिकल्स को भी स्कैटर वो क्या कहते हैं कैरी करते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, वो क्या करते हैं, वो स्कैटर करते हैं लाइट को। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम में किधर स्कैटर करते हैं, स्पेस की तरफ भी करते हैं, टुवर्ड्स अर्थ सरफेस भी करते हैं, जिसकी वजह से स्काई में कलर्स आते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो स्काई का कलर जो हमें ब्लू दिखता है, या जब सन राइज होता है या सनसेट होता है तो जो स्काई का कलर हमें रेड दिखता है, वो किसकी वजह से दिखता है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से दिखता है। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन में कि को किस फेनोमेना की वजह से जो स्काई के कलर्स हैं वो पता चलते हैं, तो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट को चूज़ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इस टॉपिक को देखेंगे हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, कैसे एटमॉस्फेयर गर्म होता है और ठंडा होता है। अलग अलग वेज हैं जिसकी वजह से होते हैं हीटिंग और कूलिंग। ठीक है, अर्थ क्या होता है ना कि हमें पता है कि अर्थ जब सन से एनर्जी रिसीव करता है, वो कौन से फॉर्म में होता है, सोलर रेडिएशन जो रिसीव करता है वो शॉर्ट वेव लेंथ के फॉर्म में रिसीव करता है। लेकिन जब अर्थ रेडिएट बैक करता है ना हीट को, तो वो क्या होता है, वो लॉन्ग वेव के फॉर्म में रेडिएट बैक करता है। अब जब अर्थ से रेडिएट बैक होता है हीट, तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर जो सरफेस के पास है, जो लोअर एटमॉस्फेयर है, वो गर्म होते हैं उस गर्मी से। ठीक है, और उससे जब वो गर्म होते हैं तो फिर वो उससे ऊपर का एयर जो उसके कांटेक्ट में है उसको भी गर्म करते हैं। ठीक है, इस तरह से हीट जो है वो पास होता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर इस तरह से हीट होता है नीचे से, सरफेस की तरफ से। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन क्या होता है, जब दो बॉडी है अनइक्वल टेम्परेचर की, मान लो एक बहुत हीटेड है और एक उससे कम हीटेड है या कोल्ड है, तो तब क्या होता है, जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो जो गर्म है वो क्या होगा, वो जो ठंडा है उसकी तरफ पास होगा। ठीक है, और या फिर ठीक है, तो जो बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है उससे जो हीट है वो कहाँ पास हो रही है, जो ठंडी बॉडी है वहाँ तक पास हो रही है, और जब तब तक पास होगी जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस फ्लो ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। क्या क्या होता है, देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वार्मर टू कूलर बॉडी। ठीक है, इस तरह से हीट जो है वो जो अर्थ का सरफेस है उससे कहाँ पास हो रही है, एटमॉस्फेयर में। ठीक है, पहले लोअर एटमॉस्फेयर को वो गर्म करती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर के लेयर्स को भी वो गर्म करते हैं। तो इसलिए कंडक्शन इज इम्पॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आगे बढ़ते हैं। जब एयर गर्म होता है तो ये क्या होता है, ये वर्टिकली ऊपर की तरफ राइज होता है। ठीक है, जब एयर अर्थ के कांटेक्ट में आके गर्म हो जाता है तो ये क्या होता है कि ये वर्टिकली ऊपर की तरफ राइज करता है इन द फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, और उसके बाद वो जाकर के ऊपर के लेयर्स को भी गर्म करता है। तो ये जो वर्टिकल हीटिंग होती है ना एटमॉस्फेयर में, इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, और इस करंट को क्या कहते हैं, कन्वेक्टिव करंट कहते हैं। ठीक है, द कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर, सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही होता है कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर होता है, देखिए वर्टिकल हीट ट्रांसफर को हमने क्या कहा, कन्वेक्शन कहा। ठीक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होते हैं ना एयर के, हाँ, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही पहुंच रहे हैं। हवाएं जो है जहाँ पे लो प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर से हवाएं क्या होती है, लो प्रेशर की तरफ आती है उसको फिल करने के लिए। तो ये क्या होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर होता है उसको क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो मिडिल लैटिट्यूड्स होते हैं
उसमें जो डे और नाइट का जो वेरिएशन होता है, डेली वेदर जो चेंजेस होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं, ये एडवेक्सन के ही प्रोसेस की वजह से होते हैं, ठीक है। और जो ट्रॉपिकल रीजन्स में, पर्टिकुलरली नर्दर्न इंडिया में गर्मियों की के टाइम पे आप सुनते होंगे कि, और ये आप फील भी करते होंगे, दिन में बहुत गर्म हवा चलती है जिसको लू भी कहते हैं, ठीक है। ये भी किस चीज़ का आउटकम है, ये भी एडवेक्सन प्रोसेस का ही आउटकम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इंसोलेशन होता है अर्थ का वो क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ फॉर्म में होता है। और अर्थ जब रेडिएट बैक करती है एनर्जी को, तो वो कौन से फॉर्म में होता है, वो लॉन्ग वेव फॉर्म में होता है, ठीक है। और इस तरह से जो एनर्जी आती है वो रेडिएट बैक हो जाती है स्पेस में, और जो अर्थ का इसी की वजह से अर्थ ना बहुत ज़्यादा गर्म है और ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, और एक बैलेंस ऑफ हीट बना रहता है। लेकिन क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि वो क्या करता है, वो जो रेडिएशंस आती हैं उसके लिए तो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। वो रेडिएशन को आने तो देता है पर जाने नहीं देता है। जो अर्थ जो रेडिएट करती है बैक, उसको वो जाने नहीं देता, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है। जो अर्थ जो रेडिएशन करती है ना, उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सोलर इंसोलेशन या सोलर रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए वो ओपेक हो जाता है, वो जाने नहीं देता, और इस तरह से हीट ट्रैप हो रही है, ठीक है। और क्या होता है कि हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो जब इनका कंबसन होता है ना, जब इन्हें जलाया जाता है, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन एयर से ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं और वाटर वेपर फॉर्म करते हैं। और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, फ्यू डिकेड्स में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है, और वो हीट को ट्रैप करती है, इसलिए जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है। अर्थ का टेम्परेचर भी पिछले फ्यू डिकेड्स में बढ़ा है, तो और यही ग्लोबल वार्मिंग की भी एक वजह है। और ये जो प्रोसेस होता है हीट की ट्रैपिंग का, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। बाकी कुछ और भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इस वाले पार्ट में यही मेंशन किया हुआ था। आगे जो हीट बजट ऑफ द प्लैनेट अर्थ है, इसको और भी बहुत डिस्क्राइब वे में पढ़ना है हमें, तो ये मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही हम रहने देते हैं, ठीक है। और मैं ये होप करती हूँ कि आप लोगों को सारे टॉपिक्स मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, और लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया है, कोई डाउट्स है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। मैं आपके सबके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।